अब शंकु परिच्छेद में हमें सबसे पहले व्रत के बारे में पढ़ना है कि व्रत होता क्या है। तो व्रत के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं कि व्रत होता क्या है और किस प्रकार से बनता है, इसकी परिभाषा भी देखेंगे और शंकु परिच्छेद से व्रत कैसे बन रहा है यहाँ पर देखिए। हमारे पास में ये एक शंकु है और ये कैसे बना हमने पिछले बार देखा, और मेरे पास में एक आरा है, आरा मान लीजिए आप इसको। इसके आधार के समांतर देखिए, ध्यान देना इधर, ये आधार है ना, आधार के समांतर अगर ये आप कट करेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, शंकु मिलेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास इस प्रकार से दो शंकु बने हुए हैं और जब हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये क्या हो गई, इसकी अक्ष हो गई, क्या हो गई ये अक्ष, या जिसको ध्रुव भी बोला जाता है। जब इस अक्ष के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए, देखिए ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसकी वाली ये जो लकड़ी है, ये इसके साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए अगर हम इसके समांतर, इसके आधार के समांतर इस प्रकार से कट करेंगे तो हमारे पास में शंकु प्राप्त होगी। जैसे जैसे हम यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं तो व्रत की परिधि क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब व्रत की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम होती हुई चलेगी, कम होती हुई जाएगी। ये जो इसका शीर्ष है, दोनों शंकुओं का शीर्ष है, यहाँ से कट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर यहाँ से कट करेंगे तो ये अपभ्रष्ट स्थिति होती है शंकु की। अपभ्रष्ट स्थिति क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से कट करने पर एक बिंदु प्राप्त होता है। बिंदु प्राप्त होता है मतलब हमने ये देखा कि जब यहाँ से कट करेंगे तो देखिए ना, ये क्या प्रतिच्छेद बिंदु है कि नहीं, दोनों का इसी से बनाया था ना हमने ये वाला शंकु। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ पर क्या एक बिंदु के आकार की आकृति प्राप्त होगी। हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक वृत्त नहीं है, एक बिंदु के आकार की आकृति प्राप्त होती है। सेम इसी प्रकार से हम नीचे की ओर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या होगी, कम होगी, यानी कि त्रिज्या कम होगी। और जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे आधार की ओर तो इसकी त्रिज्या बढ़ते जाएगी और हमें यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। और जैसे जैसे हम इसको कट करते जाएंगे और इस प्रकार की स्थितियाँ प्राप्त होगी। और जो व्रत है वो ये वाली स्थिति है, ठीक है ना। 4 स्थितियों के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें से इस स्थिति के बारे में अब हमें डिटेल में समझना है। ध्यान देना इधर, ओवरऑल जो डायग्राम बनेगा इसका वो ये वाला बनेगा और इस प्रकार से हमें एक व्रत प्राप्त यहाँ पर होने वाला है। कहने का मतलब ये इसके साथ में जो कोण बनेगा, इसका आरे का जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा, यानी कि बीटा बराबर से 90 अंश। ठीक, चलिए अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो परिभाषा हम 6वीं क्लास से ही देखते आ रहे हैं कि इसकी परिभाषा वास्तव में होती क्या है। परिभाषा को समझना बड़ा आसान काम है। पहली बात तो जो व्रत बनता है, देखिए पहली बात तो ये व्रत तो बन ही गया, इससे शंकु परिच्छेद से व्रत बन गया। अब हम उसको 2D देखेंगे। ये देखा जाए तो शंकु कैसा है, 3D है, त्रिविमीय है ये। लेकिन इससे जो हमें व्रत प्राप्त हो रहा वो कैसा व्रत प्राप्त हो रहा, 2 विमीय प्राप्त हो रहा। तो 3 विमा से 2 विमा में परिवर्तित हो गया ये। चलिए ठीक है, किसी समतल की बात की जाती है इसमें, त्रिविमीय की बात नहीं की जाती है। किसी समतल पर अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ, जो आई बात समझ में। मेरे पास में एक समतल है, इस समतल पर ये पेंसिल से मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदुओं से, अरे भाई एक अगर आप रेखा भी खींचेंगे, एक छोटी सी लाइन भी खींचेंगे तो ये क्या है, कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है ना ये लाइन, सरल रेखाखंड। अगर एक रेखाखंड भी अगर आपने खींचा तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ये बात हम जानते हैं। तो ये अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है ये, जो एक निश्चित बिंदु से, देखिए यहां पर क्या था, एक निश्चित बिंदु था और इस निश्चित बिंदु से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। देखिए ये सारी दूरियां क्या होती है, जितने भी बिंदु थे यहां पर अनंत बिंदु, ये समान दूरी पर स्थित है। आई बात समझ में। तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई। क्या बोलेंगे हम, व्रत तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है, उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। ये बिंदुओं का समुच्चय बना दिया मैंने, जो तल के एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु का मतलब इसके मूल बिंदु को स्थिर बिंदु बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होता है। ठीक,
तो ये परिभाषा बन जाएगी, इसकी व्रत की परिभाषा बन जाएगी। अब ध्यान देना, इधर व्रत से संबंधित हमें कुछ जानकारियां मालूम होना चाहिए, और ये जानकारी हमें मालूम है भी, ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। जानकारियां हमें मालूम भी है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अब एक बार बिल्कुल शार्ट में हम रिवाइज करते कि इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी रहती है, ऐसे पद रहते हैं कि जिसके नाम हमें मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो ये क्या होता है, व्रत का केंद्र होता है। ये क्या कहलाता है, व्रत का केंद्र कहलाता है। ठीक, ये जो अनंत बिंदुओं का बिंदु पथ है, अनंत बिंदुओं से निर्मित बिंदु पथ है, इसको व्रत की परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्रत की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसको क्या बोला जाता है, सेंटर बोला जाता है। इसको सामान्यतः सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, सी के द्वारा। ये क्या कहलाती है, इसकी व्रत की त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है, व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब रेडियस, और रेडियस है इसलिए इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये कहलाता है इसका व्यास। ऐसा रेखाखंड व्रत, या तो ऐसा बोल सकते हैं, व्यास की परिभाषा क्या बोल सकते हैं, व्रत पर स्थित कोई दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, जो क्या कहलाता है, जो कहाँ से गुजरता है, व्रत के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, व्रत का व्यास कहलाएगा। व्यास, व्यास की परिभाषा और एक प्रकार से दे सकते हैं। जो जीवा होती है ना, ऐसी जीवा, व्रत की ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, व्रत का व्यास। और इसको डायामीटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब ये सारी बातें हमें मालूम है, लेकिन फिर भी रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि व्रत पढ़ रहे हैं, तो वहां पर इनकी सबकी जरूरत हमें पड़ सकती है। चल ठीक है, ये व्रत के अंदर वाला जो भाग है, ये वाला, ये अंदर वाला भाग, ये कितना क्षेत्र, इस व्रत ने कितना क्षेत्र घेर के रखा है, तो ये व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, इसलिए ये से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अब देखिए, ये कहलाती है इसकी व्रत पर अगर कोई दो बिंदु है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला ये जो वक्र है, ये वाला, तो इसको क्या कहलाता है, चाप कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो स्वाभाविक सी बात है कि दो चाप है, एक चाप ये वाली है और एक चाप ऊपर की ओर है, तो इसको भी चाप बोलेंगे। जो छोटी है उसको लघु, और जो बड़ी है उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ये जो छोटी है उसको लघु, और जो बड़ी है उसको दीर्घ चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। अच्छा, और क्या, व्रत के बारे में बहुत सारे इसके पार्ट होते हैं, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण पार्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखना, अगर दो त्रिज्या को खींच दिया जाए इस प्रकार से, यानी कि व्रत को अगर मान लिया जाए, कागज पर आपने एक व्रत बनाया है और उसको यहाँ से अगर त्रिज्याओं के पास से अगर कट कर दिया जाए तो दो टुकड़े बनेंगे। तो ये जो छोटा टुकड़ा रहेगा इसको क्या बोला जाएगा, त्रिज्य खंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, त्रिज्य खंड। नाम से क्लियर है ना, त्रिज्या के पास से कट कर रहा है तो त्रिज्य खंड। तो त्रिज्या के पास से कट किया तो एक तो भाग ये वाला बन गया, दो टुकड़े बन गए, और एक बड़ा भाग बन गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको भी त्रिज्य खंड बोला जाएगा, त्रिज्य खंड। अच्छा, ये छोटा है इसलिए इसको लघु बोला जाएगा, लघु त्रिज्य खंड, और ये बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड बोला जाएगा। ठीक, अगर मान लिया जाए कि आपके पास में कोई व्रत है, हमारे पास कोई यहाँ पर क्या है, व्रत है, तो व्रत का ये व्रत है, और व्रत को क्या करते हैं हम, कोई जीवा खींच देते हैं और जीवा के पास से इसको कट कर देते हैं। ये क्या कहलाती है, इसकी जीवा कहलाती है। जीवा के पास से कट कर देते तो व्रत के दो भाग बनेंगे, तो इसको व्रत खंड बोला जाता है। जो छोटा है इसको भी व्रत खंड, व्रत खंड, और बड़ा है इसको भी क्या बोला जाएगा, व्रत खंड बोला जाएगा, व्रत खंड। तो जब छोटा है उसको लघु बोलेंगे, सिंपल सी बात है, और जो बड़ा है उसको दीर्घ बोलेंगे, दीर्घ व्रत खंड। तो ये कुछ बातें हैं जो व्रत के बारे में हमें मालूम होना चाहिए।
परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, उसका व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दोनों में अंतर है। ये त्रिज्या के पास से कट किया है और ये क्या जीवा के पास से कट किया है, ठीक है ना। मतलब सीधी सीधी कैंची चलाई है तो यहाँ पर भी दीर्घ और लघु हो जाएगा। सेम चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए और इन आधार पर अब हम इसका सूत्र देखते हैं हम कि एक वृत्त का सूत्र क्या होगा, ठीक है ना। हमने वृत्त के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इससे पहले पढ़ लिया है, 9th 10th क्लास में पढ़ा है डिटेल में, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। समीकरण होता क्या है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब समीकरण की बात कर रहे हैं हम तो समीकरण को पहले उत्पन्न करते कि वास्तव में इसका समीकरण बनेगा कैसे, और उत्पन्न करने के बाद में फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देना, इधर हमारे पास में कोई वृत्त है, ध्यान देना, वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो वृत्त बना हुआ है, ये यहां पर बना देता हूं मैं वृत्त, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसका वृत्त का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो जब केंद्र है तो इसको मैं निर्देशांक तल पर ही दिखा देता तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि नहीं। अरे भाई निर्देशांक तल पर दिखा देंगे हम वृत्त को तो ज़्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे, उसको ज़्यादा डिटेल कर पाएंगे। तो देखिए मेरे पास में एक निर्देशांक तल है और निर्देशांक तल के बारे में आप जानते ही है कि भाई एक एक्स अक्ष होती है, ये क्या हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, और जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, निर्देशांक तल का मूल बिंदु कहलाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होती है, हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, एक दूसरे पर लंबवत होती है और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु इसका मूल बिंदु कहलाएगा। अब वृत्त का समीकरण क्या बनता है इसको देखने के लिए तो वृत्त में महत्वपूर्ण भाग क्या है, उसका केंद्र। अरे भाई परिभाषा जो बनाई है हमने तो परिभाषा कैसे बनाई, अनंत बिंदुओं से निर्मित बिंदु पथ, जो सारे बिंदु क्या हो, एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। तो हमें यहाँ पर जरूरत किसकी है, मूल, जहाँ पर ये जो निश्चित बिंदु है जो इसको केंद्र बोला जाता है, उस केंद्र का नाम मालूम होना चाहिए, उसके निर्देशांक क्या हो गए ये बात देखना है। फिर उसके बाद में ये जो बिंदु पथ है, इस बिंदु को भी हम मान लेंगे कि इस वृत्त के ऊपर कोई बिंदु क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु है, और इन दोनों के आधार पर इसका समीकरण हम यहाँ पर निर्मित करते। देखना, मान लिया जाए कि आपके पास में कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, वो है, और इसके कुछ न कुछ निर्देशांक होंगे ना, एक्स में मान और वाई में मान कुछ न कुछ होगा। तो मान लेता हूं मैं कि इसके जो निर्देशांक है क्या है, एच कामा के है। समझ में आई क्या बात। अरे भाई इसके कोई ना कोई तो निर्देशांक होंगे, 2 3 होगा, एक्स में 2 वाई में 3, एक्स में 5 वाई में 7, एक्स में 0 वाई में 2, ऐसा कुछ न कुछ तो होगा। तो मैंने अचर मान लिया कि एच और के इसके केंद्र के निर्देशांक है। हम वृत्त पर कोई बिंदु ले लेते हैं और मान लिया जाए कि मेरे पास में वृत्त पर कोई बिंदु है P, जिसके निर्देशांक क्या है, एक्स कामा वाई है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। हम दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। तो सपोज कर रहे या मान ले कि इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, ये इकाई है, कितनी, छोटा ये इकाई, ठीक है, इतनी इकाई है त्रिज्या। यही कहानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि माना वृत्त जिसका केंद्र क्या है, केंद्र वो कहाँ पर है, एच कामा के, तथा वृत्त पर कोई बिंदु, अरे जो काम किया वही हमें यहाँ पर लिखना है कि कोई बिंदु है, वृत्त पर कोई बिंदु है और उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स कामा वाई है। एवं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो r बराबर से ये इकाई है,
इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा हमने यहाँ पर मान लिया। मुझे एक बात बताइए कि अगर हमारे पास में दो बिंदु है, एक तो ये है और दूसरा बी है, और इसके भी निर्देशांक आपको मालूम है कि x1 y1 है, और इसके लिए भी निर्देशांक मालूम है कि x2 और y2 है ना। इसका नाम ये है और इसका नाम बी है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दूरी का सूत्र क्या होता है? ए बी का वर्ग बराबर से होता है ना। ऐसा दूरी का सूत्र क्या होता है? ए बी का वर्ग बराबर से एक से x का अंतर कर लो, x1 में से x2 को घटा दो, और y का अंतर निकाल लो, y1 में से y2 को घटा दो, और दोनों का वर्ग करके जोड़ दो। बस ये बन जाता है दूरी का सूत्र। होता है कि नहीं होता है? 10th क्लास में खूब क्वेश्चन किए हमने इस, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका दूरी का सूत्र। चलिए ठीक है, बिल्कुल आसान काम है। मैं आपको बता दूं कि जो शंकु है ना, शंकु परिच्छेद या कोनिक सेक्शन जिसको बोला जाए, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पर जाती है बच्चों को मैं आपको फिर बता दूं। पहली बात तो ये जो बन रहे हैं ना, आकृतियाँ बन रही है, वृत्त बन रहा, दीर्घ वृत्त बन रहा, परवलय बन रहा, अति परवलय बन रहा, ये बनती कैसे है? बस जो मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल बताया था पिछले बेसिक में, उस एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है कि भैया ये बन कैसे रहे। अरे ये बातें अगर मालूम है तो बिल्कुल फिर आसान काम है, ठीक है ना। तो हमें ये दूरी का सूत्र मालूम है ना, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से देखिए हमें क्या है, यही वाला सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या बोलता है? कहाँ से कहाँ के बीच में दूरी निकालना है? ओ से लेके पी के बीच की दूरी निकालना है हमें। तो OP का वर्ग बराबर से, OP का वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा? x को x में से घटा दो और y को y में से घटा दो। तो x में से x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस h का वर्ग। अरे ये है ना, x से x का अंतर और y2 का अंतर, ये क्या है? x1 x2 और y का अंतर हो गया। y को y में वाले पद में से घटा दो तो y माइनस k हो जाएगा, y माइनस k, और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, बस हो गई बात खत्म, ठीक है। अब देखिए OP का मान कितना है? OP का मान कितना है? ये है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा, a का वर्ग बराबर से x ऋण h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, और ये बन गया सूत्र x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर और बराबर से a का स्क्वायर। ये बन गया वृत्त का समीकरण। कोई समस्या है क्या? कितना आसान काम है। बस इसी सूत्र को आपको याद रखना है। इसको प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है वृत्त के सूत्र का, इसको हटा देता हूँ। अगर आपको नोट करना है दूरी सूत्र तो ये दूरी सूत्र होता है, आप नोट कर लेना। चलिए ठीक है, अब देखना। अरे दूरी सूत्र को याद रखना बड़ा आसान काम है। वो पी का वर्ग, इसका वर्ग कर देना, दोनों के बीच की दूरी तो दोनों का वर्ग कर दिया हमने, वो पी का वर्ग। और एक से एक से वाले पदों का अंतर निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से, एक से एक से का अंतर और y का अंतर, ठीक है, दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, हो गई बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है। अब निर्भर करेगा कि इसका जो केंद्र है वो कहां पर है। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं भाई? ये जो केंद्र है ना वो कहां पर है? अरे वृत्त हो सकता है कि केंद्र यहां पर हो। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं, वृत्त का केंद्र यहाँ पर है तो वहाँ पर है तो इधर है उधर है। अरे उससे कोई माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं। वृत्त का केंद्र कहाँ पर है? मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु मतलब 0 0 पर है कि नहीं है? तो h और k का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ेगा? जब वृत्त का केंद्र कहाँ पर है? मूल बिंदु पर स्थित है। मूल बिंदु पर स्थित है। चलिए ठीक है, मूल बिंदु पर स्थित है तो क्या हो जाएगा? h का मान और k का मान 0 हो जाएगा। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बस हो गई उन बात खत्म। x स्क्वायर माइनस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इक्वल टू a का स्क्वायर। अब माथा बच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग स्थितियाँ हो सकती है। देखना, हो सकता है कि ये जो वृत्त है ना, वृत्त का केंद्र कहाँ पर है? x अक्ष पर है।
कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर है। अरे एक्स अक्ष पर जब भी रहेगा तो यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? मूल बिंदु क्या हो जाएगा? एक्स का मान कुछ न कुछ तो होगा, तो एच, और वाई का मान एक्स अक्ष पर है इसलिए वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। के का मान मतलब एच का मान तो एच ही रहेगा, कुछ न कुछ रहेगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा के का मान। तो के की जगह शून्य रख दो, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अगर मान लिया जाए कि ये एक्स अक्ष पर तो है, ध्यान देना इधर स्थितियां, ध्यान देना इधर, एक्स अक्ष पर तो है ये मूल बिंदु है, लेकिन वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त जो गुजरता है वो कहां से? केंद्र से होकर गुजरता है। क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मिलेंगे। अरे माने ही तो रखना है उठा के, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें। देखना फिर से और एक बार देखना। अभी मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं यहां से, किसको? इसको हटा देता हूं, ये वाले वृत्त को, ठीक, इस वृत्त को यहां से हटा देता हूं। 1 मिनट, क्या हो गया? इसको हटा रहा हूं, है ना? देखना आप, ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ये है ना, है कि नहीं? यही है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे कि जो मूल बिंदु होगा इसका क्या होगा? ये, और y का मान कितना होगा? 0 होगा। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अरे भाई जब, अरे समझ में आई बात? देखना ना, वृत्त कहाँ से होकर गुजर रहा? केंद्र से होकर गुजर रहा। यहाँ पर मूल बिंदु है तो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स का मान कितना होगा? जितनी त्रिज्या है उतनी तो होगी। तो त्रिज्या अगर मान लिया जाए ये है तो इसके निर्देशांक ए का मान 0 हो जाएगा। तो एच का मान ए आ जाएगा और के का मान 0 आ जाएगा, और गणना करेंगे तो समीकरण मिल जाएगा। हो सकता है कि ये जो वृत्त है इधर हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं है, इधर हो। तो इसकी त्रिज्या क्या? त्रिज्या क्या है? ये है, एक्स का मान 0 हो जाएगा और इसका मान ए हो जाएगा, वाई का मान। तो एच और के का मान रख दो, एच का मान 0 हो जाएगा, के का मान ए हो जाएगा, और उसको हल कर लो तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा। बिल्कुल आसान काम है। और भी कई अलग अलग स्थितियां हो सकती है, और भी कई अलग अलग स्थितियां हो सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि वृत्त ऐसा है, किसको? एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श करता है और प्रथम चतुर्थांश में बना है। देखिए, ठीक है, मैं वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डाल देता हूं, इस पर लंब डाल देता हूं। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली दूरी कितनी है? त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या कितनी है इसकी? ये है, तो ये वाली भी दूरी ये होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर भी ये आ जाएगा, और ये भी तो त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या है मतलब ये भी त्रिज्या है। तो y का भी मान यहाँ पर केंद्र पर क्या हो जाएगा? ये ही हो जाएगा। मतलब h और k के दोनों के मान क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगी। यहाँ पर भी ये आ जाएगा, यहाँ पर भी ये आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये। त्रिज्या अगर ये है तो उसका केंद्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहने का मतलब जब दोनों अक्ष पर स्पर्श करता है वृत्त और इसका प्रथम चतुर्थांश में बना है तो केंद्र उसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। बस। तो ऐसी अलग अलग स्थितियां बन सकती है। मैं यहाँ पर सारी स्थितियों को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे हम स्थितियों पर डिस्कशन करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वाला आपको बस केवल ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन इसके बनने वाले हैं। क्लियर? अब देखिए, थोड़े से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो फिर हम इस समीकरण को और एक्सपांड करेंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और उससे एक जनरल फॉर्म, सामान्य रूप, उस रूप लेंगे और उस रूप के आधार पर फिर और कुछ एडवांस क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले तो हम एनसीईआरटी की बात करते, तो एनसीईआरटी में केवल यही वाला फार्मूला जो अभी हमने प्रूफ किया, केवल उतना फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अब देखना कितना आसान काम है। केंद्र यहाँ तथा त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अरे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं?
वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आर उसकी त्रिज्या है। सूत्र में हमने ये इसलिए लिखा था क्योंकि ये त्रिज्या थी, इसलिए ये लिखा था आर स्क्वायर, ये वाला सूत्र होता है। चूंकि केंद्र क्या है यहां पर आपके प्रश्न में, केंद्र क्या है? 0 0 और तथा त्रिज्या कितनी है? आर है। तब देखिए जहां जहां एच और के है वहां पर आपको 0 0 लिखना है। तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर और बराबर से आर का स्क्वायर। कितना आसान काम है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका समीकरण। क्लियर हो गई क्या बात? उदाहरण एक बिल्कुल आसान है, 6वीं 7वीं क्लास का भी बच्चा इसको कर लेगा, क्योंकि अगर उसको ये वाला सूत्र मालूम है तो मान ही तो रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना था इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं हम। केंद्र ए तथा त्रिज्या 4 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। केंद्र क्या है? यहां पर केंद्र एच कामा के तथा त्रिज्या आर वाले वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है? हम जानते हैं, ऐसा भी लिख सकते थे, हम जानते हैं कि अगर केंद्र ए है और त्रिज्या आर है तो इसका समीकरण क्या बनेगा? एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तब एच की जगह क्या है? -3 और के की जगह क्या है? 2 है। चलिए ठीक है, लिख देता हूं मैं। एक्स माइनस -3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 और इसका स्क्वायर और बराबर से आर का मान कितना है? त्रिज्या 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 और ये बन जाएगा इसका समीकरण। अतः अभीष्ट समीकरण ये होगा। अभीष्ट का मतलब जो पूछा गया आपने वो वाला समीकरण ही होगा। इतना ही काम करना है, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। एक्सपांड फॉर्म, इसका जो विस्तृत रूप है वो हम एडवांस में समझेंगे, ठीक है ना। विस्तृत रूप की वहां पर बात करेंगे। चलिए अब देखिए अगला, वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको विस्तृत रूप में भी कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन अभी साधारण जो अभी तक हमने जो सूत्र की उत्पत्ति की है उस आधार पर भी इसको कर सकते हैं। देखना दिया है, क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इतना दिया है। अब ध्यान देना, इधर एक से x वाले पदों को पास पास में कर दो और y वाले पदों को पास पास में कर लो। क्लियर? देखना, और अचर पद को अलग रहने दो। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, बिल्कुल आसान काम है, प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला y वाला पद है ना 10y और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो एक काम करते ना, जो अचर राशि है कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में कर दो। क्लियर? मतलब कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि एक से x वाले पदों को पास में कर लो, y वाले पदों को पास में कर लो, और ये कोष्टक की जरूरत नहीं है, लेकिन लगा दिया तो चलो ठीक है। और बराबर से इतना। अब हमें लगाना है यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड। आपने वर्ग समीकरण में पढ़ा था ना, वो वाली मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। देखना कैसे, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ऐसा है ना यहाँ पर। अब इस बात को समझना, आप क्या करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में इसको बदलना है। क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना कि जब x वाले पद में धनात्मक प्लस है, प्लस, तो a प्लस बी
होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। और जब यहाँ पर अगर ऋण है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर से और एक बार, जो x की घात 1 वाला पद है ना, वो अगर धनात्मक है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। बस सिंपल सा काम ही है, ठीक है। अब देखिए, आपको क्या करना है, x स्क्वायर लिख देना है प्लस 2 का ऊपर नीचे गुना करना है, 2 गुणित 8/2 और x। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देखना फिर से, यहाँ पर क्या करना है, जो 8 है ना उसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से और एक बार, ए स्क्वायर प्लस 2a और b के जगह क्या आ गया, 4 आ गया। 8/2 मतलब 4, तो 4 का वर्ग इसमें जोड़ भी दो और 4 का वर्ग घटा भी दो। आ गई बात समझ में? देखना फिर से और एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना इसको, 2 गुणित 4 एक्स। ए स्क्वायर प्लस 2, 8 को मैंने 2 गुणित 4 लिख दिया। अरे ये ऐसा 8/2 का मतलब 4 हुआ कि नहीं? ऐसा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग को जोड़ भी दो और 4 के वर्ग को घटा भी दो। या तो फिर एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 है तो इधर भी 4 के वर्ग को जोड़ दो। इधर जिसको प्लस किया उसको राइट हैंड साइड में दोनों पक्षों में 4 का वर्ग जोड़ दिया हमने। अब देखना, प्लस ये इतना था, है ना। अब देखना, इसको थोड़ा सा और दूर लिख देता हूं मैं, 8 प्लस 4 स्क्वायर। अब देखना, यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 10y। अब देखिए, इसमें 2 का ऊपर नीचे गुना करो, 2 का ऊपर नीचे गुना करो। देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह क्या है 5, बी के जगह क्या है 5 है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 वाई प्लस क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह कौन है 5 है, तो 5 का वर्ग जोड़ भी दो और इधर भी 5 का वर्ग प्लस कर दो। बस हो गया काम। समझ में आ गई बात? बीच वाले पद में जो y वाला है उसमें 2 का ऊपर नीचे गुना करना है, जो भी बचेगा वो b बन जाएगा। बस ये। अब देखिए, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हो सकता है ऐसा, और इसको लिखा जा सकता है y प्लस 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 8 धन 16 धन 25 कितना हो गया, 8 है 11, 11 19, 19 बचा 1 और 1 4, 49। कितना हो गया 49। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। बस आपको क्या निकालना था, त्रिज्या ज्ञात करना था और इसका केंद्र ज्ञात करना था। क्या हो जाएगा, चूंकि आपको मालूम है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का समीकरण है, तो इससे तुलना करने पर, से तुलना करने पर, हाँ, अब इससे तुलना कर लो और इससे जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच की जगह क्या आ गया -2 केंद्र, अतः केंद्र क्या हो जाएगा, एच की जगह क्या है -2 है ना, और के की जगह क्या है -5 है। अरे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उल्टा होगा कि साइन। चलिए ठीक है। तथा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर से 7 होगी, और यही आपसे पूछा गया था। तो आसान काम है। परफेक्ट स्क्वायर में हमने इसको बदल दिया, पूर्ण वर्ग के रूप में जिसको बोला जाता है। आप नोट कर लो इसको, और अगला उदाहरण देखते हैं हम, और अंतिम उदाहरण, उदाहरण नंबर 4। देखना कैसे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा हटके है, जितने क्वेश्चन अभी उदाहरण किए हमने उससे हटके है। देखना कैसे, बिंदुओं ए और ए से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित है। अरे यहां पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर से 2, रेखिक समीकरण है कि नहीं है ये, क्यों
रेखिक समीकरण है कि नहीं है? कैसे पता करेंगे कि रेखिक समीकरण है या नहीं है? x और y की घात 1 है ना दोनों की, तो गारंटेड है एक रेखा का ही निर्माण होगा, मतलब एक रेखा ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। यानी कि इससे आप जब खींचेंगे तो क्या है, एक रेखा का निर्माण होगा, बस सिंपल सी बात है। रेखिक समीकरण की ये पहचान है, 10th क्लास में खूब किया। चलिए ठीक है, बिंदु ए और ए से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखना मजेदार काम है। मेरे पास में एक वृत्त है, चलिए ठीक है, मैंने एक वृत्त बना दिया। कॉन्सेप्ट समझिए इसका कि क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन। एक वृत्त बना दिया और एक बार पढ़ूंगा, बिंदु ए और ए से होकर जाने वाले, ये दोनों से होकर जाने वाले वृत्त की बात कर रहे हैं हम, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले। तो मेरे पास में एक बिंदु तो यहाँ पर है, कौन सा, 2, 2 और एक बिंदु है यहाँ पर, क्या, 3, 4। इस बिंदु का नाम P दे दो और इसका नाम Q दे दो, और कुछ भी नाम दे दो, A भी दे दो, PQ दे दो, RS दे दो, जो नाम देना है वो नाम दे दो। प्रश्न के अनुसार डायग्राम बनाया हमने कि इस बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो या जिसका केंद्र x + y = 2 है, 2 पर है। एक मेरे पास में एक रेखा है, रेखा, और ये रेखा जो होती है ना उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। बस इतनी बात हो गई, बात क्लियर। तो इस रेखा का समीकरण दिया हुआ x + y = 2। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं है। हम जानते हैं कि, ध्यान देना इधर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र कहाँ पर है, h, k है, क्या होगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर और = r², जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। ये वृत्त का समीकरण बनता है। चलिए ठीक है, अब ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए कि जब इस बिंदु से होकर गुजरता है वृत्त, तो वृत्त इस बिंदु को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये किसका मान है, x और y का मान है कि नहीं है? ठीक है ना, ये भी x और y का मान है कि नहीं है? हाँ है ना। वृत्त इससे होकर गुजरता है, चूंकि वृत्त कहाँ से, P 2, से होकर गुजरता है, इससे होकर गुजरता है, तो x का मान 2 रख दो और y का भी मान -2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -2 - k का होल स्क्वायर और = r²। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसको दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। मुझे एक बात बताइए कि ये Q से भी तो होकर गुजर रहा, पुनः वृत्त कहाँ से होकर गुजर रहा, Q, और Q का मान कितना है, 3, 4 से होकर गुजरता है। अच्छा, तो x का मान 3 रख दो और y का मान 4 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 - h का होल स्क्वायर प्लस 4 - k का होल स्क्वायर = r², और इसको समीकरण 3 दे दिया हमने। मुझे एक बात बताइए कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है क्या? हाँ है ना। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए क्या? हाँ हो गए। या तो बोल सकते हैं हम कि r² का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 से। चलिए ठीक है, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, 2 - h का होल स्क्वायर प्लस -2, एक काम करता हूँ ना, दोनों में से ऋण को कॉमन निकाल देता हूँ, और दोनों का वर्ग है तो माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो जाएगा, 2 + k लिख देता हूँ मैं,
2 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, माइनस कहाँ गायब होगा, माइनस कॉमन निकाला, दोनों का वर्ग है तो प्लस हो गया, बस सिंपल सी बात है। इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, मैंने बराबर लिख दिया। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4ah, ये हो गया, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab यानी कि 4k बराबर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6ah प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8k, इतना हो गया। सिंपल काम है। अरे एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ख़त्म, के स्क्वायर से के स्क्वायर ख़त्म, और कैलकुलेशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखिए 6h इधर जाएगा तो 2h बचेगा, सही है क्या, माइनस 6h इधर गया तो प्लस 6h, और 6 में से 4 को घटाया तो 2h। चलिए ठीक है, के का देखना, के का क्या कैलकुलेशन है, 8k इधर जाएगा तो धन हो जाएगा तो 12k हो जाएगा प्लस 12k, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखना, 4 और 4 8, 8 इधर गया तो ऋण 8, 16 में से 8 माइनस किया तो कितना हो गया, 8 बच गया, और 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया, 8 2 16 और 1 17, इतना आ गया। क्लियर, या तो 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 बच गया और ये 17 हो गया। चलिए इसको मैं दे देता हूँ समीकरण, कौन सा, कहाँ तक पहुँच गए थे, 3 पर पहुँच गए थे, इसको समीकरण 4 दे देता हूँ। एच और के में आपके पास में एक समीकरण आ चुका है। क्लियर, अच्छा अब पुनः देखिए, चूंकि रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इसके केंद्र से होकर गुजर रही है, कहाँ से, केंद्र से होकर गुजर रही है, यहाँ से होकर गुजर रही है, तो केंद्र के निर्देशांक क्या है, क्यों, अरे एच और के केंद्र के तो निर्देशांक है, जो समीकरण होता है ये केंद्र होता है, ये देखिए ना यहाँ पर लिखा भी हमने एच और के, तो ये केंद्र के निर्देशांक क्या है, एच और के। चूंकि क्या समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वृत्त के केंद्र कहाँ से होकर गुजर रहा, एच कामा के से होकर गुजरता है, ठीक है ना, ये वाला जो समीकरण है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा। तो सिंपल सी बात है कि ये समीकरण को एच और के संतुष्ट करेगा कि नहीं, तो जहाँ जहाँ एक्स और वाई है वहाँ एच और के लिख दो, तो क्या हो जाएगा, एच प्लस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसको समीकरण 5 दे दो, बस हो गया काम। इतनी तो चीज़ें करना था हमें। अब हम क्या है 4 और 5 को हल करते, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इसकी जगह बना देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। डायग्राम तो नोट कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया। चलिए ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, समीकरण कौन सा, 4 व 5 से, और ये दोनों समीकरण से अगर देखते हम तो क्या दिखाई दे रहा, 2h प्लस 12k और बराबर से कितना है 17, और h प्लस k इज इक्वल टू कितना हो गया 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि 11th क्लास में कर रहे हैं तो ये आप रेखिक समीकरण को डायरेक्ट हल करके आंसर लिख सकते हैं। एच और के का मान देखना, मेरे पास में क्या है 2h प्लस 12k और बराबर से 17 है, और यहाँ पर क्या है h प्लस k बराबर से कितना है 2 है। ये दोनों को हल करेंगे, विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, ये 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, इससे खत्म हो गया और ये हो जाएगा 10 हो गया, और 17 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो ये k हो गया, तो k बराबर से क्या हो जाएगा 1.3, तो ये क्या हो जाएगा से, या तो डायरेक्ट लिख दो आप, k का मान कितना आ गया 1.3 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, रेखिक समीकरण को हल कर रहे हैं ना, तो मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया तो इसके गुणांक बराबर हो गए h के, h खत्म हो गया तो यहाँ पर बच गया
घटाने पर 10 और यहाँ पर 13 बच गया। के बराबर से हो जाएगा 13/10 यानी कि 1.3। अब फिर से देखिए, आप चाहो तो के का मान 1.3 इसमें रख दो, है ना, तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच का मान कितना आ जाएगा 1.3 यहाँ पर रखेंगे और ये इधर जाएगा तो 1.3 तो 0.7 हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा 0.7। बस हो गया, आपको केंद्र तो पता चल गया। क्या पता चल गया, क्या बोला है, बिंदु से होकर जाने वाले समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र इतना ये यहाँ पर है। समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण तो आपका ये वाला था ना, अरे आंसर क्या था, आंसर तो आपका ये वाला था। तो यहाँ पर एच और के का मान तो ज्ञात कर लिया, अब आर का मान ज्ञात करना है। आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो किसी भी एक समीकरण में मान रख दो। किसमें, इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो, किसी में भी एक में रख दो। एच तथा के का मान, एच तथा के का मान समीकरण किस में रखो, जो आसान है तीसरे में रख दो, 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3 ऋण एच, 3 माइनस एच का मान 0.7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का मान कितना है 1.3 और इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर। आर का ही तो मान ज्ञात करना है। तो देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.3, कितना हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2.7, ठीक, और इसका स्क्वायर और बराबर से आर का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 529, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। धन 27 का वर्ग कितना हो जाएगा, साथी 49 बचे 4, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 32 के 2 बचे 3, 2 4 और 3 7, 729 यानी 7.29। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 9 और 9 18 के 8 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 दशमलव 5 और 7 12.58। आर के वर्ग का भी मान ज्ञात आ गया है, हो गया, ठीक है ना। अतः समीकरण किससे, समीकरण 1 से। और एक बार समझ लेंगे बिल्कुल शॉर्ट में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में एच के और आर का मान रख दो। एक्स माइनस एच कितना है 0.7 का होल स्क्वायर प्लस अभीष्ट समीकरण लिख देता हूं मैं यहां पर, अभीष्ट समीकरण, हाँ, y माइनस के का मान कितना आ गया 1.3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर का मान कितना है 12.58 और ये हो जाएगा इसका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में, आपको मालूम है कि वृत्त का समीकरण ये होता है, बिल्कुल होता है। जब ये वृत्त का समीकरण इस बिंदु से होकर गुजरता है तो एक्स और वाई के मान, एक्स का मान 2 और वाई का मान ऋण 2 रख दिया, ये रख दिया। इस बिंदु से भी होकर गुजर रहा तो वहां पर भी एक्स और वाई का मान रख दिया, ये आ गया, ये समीकरण आ गया। दोनों के राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है और दोनों को सिंप्लीफाई किया तो इतना आ गया। चूंकि आपको मालूम है कि ये रेखा इसके केंद्र से होकर गुजरती है तो एक्स और वाई के मान क्या हो जाएंगे, एच और के रखेंगे तो संतुष्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ये कर दिया हमने, ठीक है। तो ये वाला समीकरण मिल गया। बस दोनों को हल किया हमने, रेखिक समीकरण को 4 और 5 को, तो एच और के का मान आ चुका है। आप रफ पर भी कर सकते, इसके जो मान है रेखिक समीकरण को हल करने का तो 10th क्लास में था, आप इसको डायरेक्ट कर सकते एग्जाम में, या तो आप स्टेप में भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एच और के मान आ गए और एच और के मान हमने किसी एक समीकरण में रख दिए, दोनों में से काय में रखे, मैंने 3 में रखा, तो आपने देखा कि आर स्क्वायर का मान आ गया और तीनों के मान यहाँ पर रखे तो वृत्त का समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गया। क्लियर। अब देखेंगे हम इसकी प्रश्नावली, पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और इसकी प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए आप इसको, या तो कुछ क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
और जो जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना मजा आएगा और उतना परमानेंट हमारे दिमाग में बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है ना। देखते हैं हम प्रश्नावली।